नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ से मैं कमलेश। रोज़ की तरह आज भी हम उपस्थित हैं प्रतिदिन की घटनाओं के विश्लेषण और उनसे निकलने वाले अर्थ को लेकर। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणव कुमार चौधरी जी। इनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत के मुद्दे होंगे, सबसे पहले तो हम आज जो चुनाव हुआ है 5वें चरण का, पूरे देश के 49 लोकसभा क्षेत्रों और ख़ासकर बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुआ। इसका बिहार में चुनाव का प्रतिशत अब तक नहीं बढ़ रहा है। इसके मायने हम तलाश करेंगे, आखिर क्यों बिहार में मतदान का प्रतिशत इतना कम हो रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री 10 दिनों के बीच दूसरी बार बिहार दौरे पर आज पहुँचे, उनके बिहार दौरे को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात वो ये कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज ये कहकर सबको चौंका दिया है कि भाजपा को अब आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि विभिन्न दल जो चौथे चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण के चुनाव के बाद लगातार दावे कर रहे हैं कि हमको बहुमत मिल गया है, हमारे गठबंधन को बहुमत मिल गया है, उसके क्या कारण है। तो चौधरी जी, सबसे पहले हम लोग बात करें जो आज 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए। मेरा जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए उनमें जो मतदान का प्रतिशत इतना कम रहा, उसका कारण क्या है? हमको भी लगता है, पता नहीं, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था और हमको तो जो जानकारी मिली है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, उसमें है कि मुजफ्फरपुर में बारिश हुई है और बाकी और जगहों में ओले पड़े हैं और काफ़ी बरसात। मौसम ठीक था उस हिसाब से, जो पिछला 4 चरण हम लोग देखे हैं तो उसमें हमको लगता है ठीक। फिर भी हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर में हाईएस्ट है 58, वो भी 60 के नज़दीक कोई भी नहीं है, 5 में एक भी 60 के नज़दीक नहीं। एक बार बता दें किस लोकसभा क्षेत्र में कितना प्रतिशत? अब ये है कि जो हाजीपुर जो है वो 56.84 है। उसके बाद दूसरा सारण है 54.50 है जी। उसके बाद आपका मधुबनी है जो कि 52.20% है। मुजफ्फरपुर जो है वो 58 है, जबकि हाईएस्ट है 58.10 है। और सीतामढ़ी 57.55 है। पिछले अगर हम लोग 19 से तुलना करें तो वही पिछले बार जो था 2 पॉइंट समथिंग का डिफरेंसेस है, क्योंकि उस समय 57.07% हुआ था टोटल 5 कंस्टिट्यूंसी में, और इसमें है 56.84 नहीं 56.85। तो लगभग 2 का मार्जिन है जो कि कम हुआ है इस बार, ज़्यादा नहीं हुआ। प्लस हम लोग 60 के करीब भी नहीं पहुंच पाए, 59 भी एक भी नहीं है, जबकि मौसम वैसा ख़राब नहीं था जितना पिछला 3 हम लोग चरणों में देखे हैं कि मौसम नहीं था। तो इसका अनुमान क्या लगाया जा सकता है हमको नहीं पता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बावजूद भी वोट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। ये कंसर्न है और इसके लिए चिंतनीय विषय है। जैसे कि आज परेश रावल जब वोट देकर आ रहे थे महाराष्ट्र से, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार को गाली देने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप वोट देने नहीं जाइएगा, घर से निकलिएगा नहीं, तब तक नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने उपाय भी बताए, अगर घर से नहीं निकलते नहीं जाते हैं तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा 1 महीने का, आपका कुछ ऐसी सज़ा दी जाए जिसमें कि आपको कुछ लगे कि सचमुच हमको जाना चाहिए, ये ड्यूटी है हमारा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली जब निकले वहाँ बॉम्बे से चुनाव देकर के, तो उन्होंने कहा ही बात को कि लोगों में उदासीनता है, अभी भी लोग नहीं जाते हैं। तो उसी को उन्होंने बताया जब तक कुछ इस तरह का प्रावधान रहेगा तो लोग जाएंगे, मजबूरी में जाएंगे, अदरवाइज समझते हैं कि हमारे वोट देने से क्या होगा। तो एक बेसिकली ये होगा। दूसरी बात है कि इस रिपोर्ट में देखिए कुछ जगह कहीं गड़बड़ियाँ भी हुई हैं, खास करके रूडी ने 1-2 जगह कंप्लेंट भी लिखाई है जहां उनके बूथ पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस को भी बोला और वहां के इलेक्टोरल ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर को छपड़ा के कहा है कि कुछ जगह गड़बड़ी होती है। छुटपुट की घटना है जो कि हर जगह होती है, अदरवाइज पीसफुल रहा, लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। ये एक बिहार के लिए खासकर बहुत चिंतनीय है कि बिहार में मतदान का प्रतिशत 5 चरण में कहीं भी इस तरह का नहीं हुआ कि आदमी गर्व से कहे कि हाँ ये हमारा बिहार है, जो काफ़ी उत्साह के साथ मतदान। इसका मतलब एक और भी है कमलेश जी कि इसका मतलब अगर 55% ही रखें, 50-60%, तो जिसको 30% आएगा तो जीत जाएगा। बिल्कुल। तो क्या बहुमत हुआ? 70% आपको वोट नहीं दे रहा है और 30% के आप नेता हो गए।
तो ये भी तो एक डिफरेंसेस हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब भाजपा जीती चाहे महागठबंधन जीते, अगर 30% जीतेगा 30, उसमें भी अभी इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत उधर भी होंगे, तो ये मान लेस देन 30% वोट आपको आएगा और आप वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी जो पार्लियामेंट में आप ये कीजिएगा। ये कितना माने अजीब टाइप का है कि तब तो आप रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ ना आपका। जी जी, लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। इसीलिए हमको लगता है। अच्छा, एक बात बताइए प्रणव जी, आज फिर प्रधानमंत्री पटना के दौरे पर हैं जी। मतलब ये पिछले 10 दिनों में दूसरा दौरा है बिहार का प्रधानमंत्री का। न सिर्फ बिहार का दौरा है बल्कि पिछले 10 दिनों में वो दूसरी बार पटना में रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से वो 7वीं बार बिहार आ रहे हैं। ये बिहार से जो उनका लगाव बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। और प्रेम बढ़ा है, उसका कारण क्या उसका है? बहुत नेताओं ने कहा, इवन कि मुकेश साहनी ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि इसी तरह आते रहे चुनाव के बाद भी, तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि प्रधानमंत्री बार बार पटना बिहार आ रहे हैं। लेकिन ये वो कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि उसके बाद तो आते नहीं हैं ही। लेकिन ये अच्छी बात है कि बिहार के लिए कंसर्न है उसका, खास करके चुनाव में। और आज जो आए हैं उसका पर्पस 2-3 पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि पर्सनली डायरेक्ट वो एयरपोर्ट से आए और सीधा मोदी जी के घर राजेंद्र नगर में उनको श्रद्धांजलि देने, उनकी पत्नी से मिलने, खास करके उनके घर पर उनको जाना था। इसलिए वो प्रोग्राम पहले से अनाउंस था कि वो आएंगे तो सबसे पहले मोदी जी के यहाँ जाएंगे, सुशील मोदी जी के घर पे उनकी पत्नी और उनके परिवार को बीच श्रद्धांजलि देंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद सीधा हमको लगता है प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो बीजेपी हेडक्वार्टर भी जाएंगे बिहार। ये एक बड़ी बात है, हमको लगता है बहुत बड़ी बात है। और वीरचंद पटेल मार्ग में उनका प्रोग्राम है। तो पहली बार हमको, जैसे मेरी जो याददाश्त है उसमें ये लगता है कि पहली बार वो जीतने के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर पटना में रहेंगे, जिसमें कि जितने भी बीजेपी के एमएलए एमपी जो भी लोग हैं जो बिहार से कंसर्न रखते हैं उनके बीच कुछ टिप्स देंगे वो कि कैसे चुनाव में आप लोग। अगला जो 2 चरण है, 6ठा और 7वां, इसमें डायरेक्ट मोस्टली फाइट है भाजपा और गठबंधन के बीच। 1-2 छोड़ दिया जाए, 1-2 हमको लगता है कि छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगह इनका डायरेक्ट फाइट है। 8 और 8 16 ही बचा हुआ है, क्योंकि दोनों में 8-8। बिल्कुल। तो ये उन्होंने टिप्स देंगे और बताएंगे कि कैसे क्या है, कैसे करना है। और बाकी और भी लोग जो सीनियर लीडर हैं, हो सकता है वो भी इसको पार्टिसिपेट करें, वहाँ जाएं। उसके बाद रात्रि विश्राम है राजभवन में। उसके बाद कल जो है 2 उनका जनसभा है। एक जनसभा जो है वो बेतिया में है, बेतिया में ही है शायद हमको लगता है। और दूसरा जो है वो वहाँ है, क्या नाम है उसका, सिवान में उनके कैंडिडेट नहीं हैं, वो तो जनता दल यू के कैंडिडेट हैं वहाँ पर, रमेश कुशवाहा की पत्नी जो है विजय लक्ष्मी। और दूसरा जो है वो वहाँ जाएंगे, दोनों जगह वो भाषण देंगे। और भाषण देने के बाद मोतिहारी और सिवान। तो मोतिहारी में राधा मोहन सिंह हैं जो सबसे पहले टर्म में 2014 में इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर कृषि मंत्री बनाया था उनको। उसके बाद उनका एज हो गया, लोग को था कि इनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन टिकट मिला है। वो भीष्म पितामह कहलाते हैं आज के तारीख में, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं और 80 दशक पार कर चुके हैं। तो उनके क्षेत्र में जाएंगे मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। और दूसरा सिवान के बाद फिर वापस, अब फिर अगला आएंगे ही हमको लगता है। ये अनाउंस नहीं है, लेकिन हम लोग का है कि पाटलिपुत्र हमको लगता है आएंगे ही। पटना साहिब आए, चाहे पटना साहिब में तो कर ही दिए हैं। उसके बाकी हो सकता है काराकाट भी जाएं, बहुत सारा है, बक्सर भी है, नालंदा भी है। बक्सर के बारे में तो कह रहे लोग कि वहाँ जाएंगे। हाँ, नालंदा भी है, तो और सब बचा हुआ है बहुत सारा। अब देखिए क्या उनका ये है। हाँ, लेकिन ये है कि बिहार जरूर लड़ाई का बहुत रोचक मैदान बना हुआ है, ज़बरदस्त। क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री का इतनी बार आना, और मुकेश सहनी ने जो कहा कि चुनाव के बाद भी वो आते रहे, लेकिन बिहार के लोग, पटना के लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री के आने के बाद जो हालत हो रही है पटना की ट्रैफिक की, उसमें जो स्थिति हो रही है, लोगों को बहुत असर महसूस होता है। और इसके कारण परेशानी, हाँ, क्योंकि होता क्या है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है 2 घंटे तक के लिए। तो उसमें जो हॉस्पिटल जाने वाले हैं, जिनको ट्रेन पकड़ना है, जिनको मान लीजिए एयरपोर्ट जाना है, तो नहीं सुनता, नहीं, सवाल ही नहीं। और हमको लगता है कि पटना एडमिनिस्ट्रेशन को, जो जिला प्रशासन है, उसको सोचना चाहिए और कोई वैकल्पिक रास्ता तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। शाम में अगर 5 बजे आप पटना के बेली रोड को बंद करते हैं तो सारा तो ट्रैफिक उसी पर रहता है शाम में 5 बजे। आपको याद होगा पिछली बार जो रोड शो किए थे तो क्या स्थिति थी पटना की। माना आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिस एरिया में वो गए वो बहुत कंजस्टेड एरिया है। उसमें ऐसा नहीं कि बेली रोड टाइप का है या अटल पथ टाइप का है, लेकिन जिस एरिया में वो गए
डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो, एक एक लोग, एक एक घर में 10-10 लोग रहते हैं, और उसमें वो रात को 3 घंटा, वर्चुअली 3 घंटा हुआ, 3 घंटा ही 1 घंटा बढ़ाएगा, 1 घंटा बढ़ाएगा, 1 घंटा पहले से बंद रहता है, तो क्या स्थिति होगी आप अंदाज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए प्रणव जी, अभी आज तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसने 300 के आंकड़े को पार कर लिया है। इससे पहले अमित शाह कह चुके हैं, गृह मंत्री, कि 4 चरण के चुनाव में ही भाजपा ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और अब 400 पार करने की लड़ाई चल रही है और हम 400 पार करेंगे। अमित शाह ने कहा कि 5वां के राउंड के बाद बताया कि हम लोग को बहुमत मिल चुका है जी, 290 की कितना बताया उन्होंने कि अब हम लोग को मिल चुका है, अब हम लोग को उसमें कुछ करना नहीं है। तब उसके जवाब में हमको लगता है तेजस्वी ने कहा कि हम लोग को 300 पार गया। प्लस जितने अभी आ रहे हैं स्पेकुलेशन, जोगेंद्र यादव जी का अलग आ रहा है, उधर संजय शर्मा जी का अलग आ रहा है, उधर ज्योतिषी सबसे अलग आ रहा है, सबका अलग, बीबीसी ने अलग जारी, बहुत सारे एजेंसी ने इसको किया है। किसी का है कि बहुत ज़्यादा होगा, किसी का है बहुत कम होगा, कोई कहता है कि पार होगा बहुमत, कोई कहता है नहीं पार होगा, सबके अपने अपने मायने हैं। तो एक होता ही है इलेक्शन में, ये होता है। अब देखिए एग्जिट पोल जो होगा 1 तारीख के बाद, तो 1 तारीख के 6 बजे के बाद से तो सारे टीवी पर चले आएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए एक संजय कुमार जो है CSDS वाले, वो एक बातचीत के दौरान कह रहे थे कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि जिस दिन मतदान होता है उसके ठीक शाम में लोग दावा कैसे कर लेते हैं कि हम लोगों को इतनी सीट मिलने जा रही है, क्योंकि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो ये बता सके कि मतदान के लिए कतार में खड़े लोग किसको वोट करने जा रहे हैं। एक दौर था, 90 के बाद का दौर था, जब ये माना जाता था कि कतार में खड़े लोगों की वेशभूषा देखकर ये बता दिया जाता था कि ये किसके वोटर हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब बोलेगा ही नहीं लोग। हाँ, अब बोलेगा भी नहीं, और बोलता है। ऐसा नहीं है कि जो गरीब और दलित लोग हैं वो किसी खास ही पार्टी के वोटर हैं, तो वहाँ भी डिवीज़न है। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कतार में जो लोग खड़े हैं वो किसको वोट देने जा रहे हैं। आज ही के आप देखे होंगे, पता नहीं आप देखे कि नहीं, एक बरखा दत्त आई हुई है, तो बरखा दत्त ने प्रशांत किशोर का लिया बिहार के इलेक्शन पर, और जनरल उन्होंने बातचीत की, एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है अभी, मोजो है उनका जो है, तो बरखा दत्त को उन्होंने कहा कि उनको तो आएगा ही, किसी भी हालत में उनको मेजॉरिटी आना है। अच्छा, प्रशांत किशोर ने बीजेपी को मेजॉरिटी की बात कही कि जो आना है पिछले साल के लगभग आएगा ही, और उन्होंने अपना तर्क दिया कैसे क्या है, लेकिन कहा कि उनका पॉपुलरिटी घट रहा है। जो 14 में थे वो अभी नहीं है, जो 19 में उत्साह था, उल्लास था कि देना है तो मोदी को देना है, देना है तो मोदी को देना है, मोदी को जिताना है, लेकिन वो चीज़ अब नहीं है। एक उदासीनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा तो फिर भी कहा कि हमको तो, मेरा तो यही अनुमान है कि उनको आ जाएगा बहुमत, और अच्छा ही आएगा, पिछले बार से हो सकता है ज़्यादा भी थोड़ा बहुत आ जाए। तो उनका ये कैलकुलेशन था, जिस पर बहुत सारा उनको टिप्पणी भी आया कि तो बीजेपी के आदमी है, ये है वो है जो भी है, लेकिन उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू बरखा दत्त को आज दिया है जो कि सब जगह वायरल है। अच्छा, आज जैसे गोपालगंज के 2 लड़कों से मेरी मुलाकात हुई पासपोर्ट कार्यालय में, दोनों में एक तो लड़का जो था जाति के आधार पर, चूंकि विश्लेषण होता है इसलिए दोनों गोपालगंज के थे, एक लड़का गोंड जाति का था और दूसरा लड़का जो था वो ब्राह्मण था। तो मैंने, दोनों अगल बगल बैठे थे, मैंने ऐसी बातचीत में कहा, पूछा कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहा गोपाल, हमने कहा गोपालगंज में किसका माहौल है, क्या चल रहा है वोटिंग में। तो जो गोंड जाति का लड़का था उसने कहा कि मोदी, और जो ब्राह्मण था उसने कहा कि नहीं, इस बार तो हम लोग रोजगार के नाम पर वोट देंगे। तो ये जो बदलाव है ये अद्भुत लग रहा है, अद्भुत, देख लीजिए अब। जबकि कहता है कि एक सबसे बड़ा, जोगेंद्र यादव का मैं आज सुन रहा था कि सबसे ज़्यादा अगर एक सॉलिड वोट बैंक है मोदी के पास, जबकि वो क्रिटिकल है मोदी के। उन्होंने कहा कि अपर कास्ट, ऑल जितने अपर कास्ट है इंडिया में, उन्होंने इंडिया के लेवल पे कहा वो सबसे बड़ा वोट बैंक है मोदी का। वो कभी हिलने डुलने वाला नहीं है। इधर अति पिछड़ा हो सकता है, कुछ इधर चला है, लेकिन अपर कास्ट, जैसे आपने ब्राह्मण का नाम लिया, ब्राह्मण को सोचिए, बहुत आश्चर्य हुआ मुझे कि जो ब्राह्मण था वो कह रहा है कि नहीं इस बार हम लोग रोजगार के नाम वोट देंगे, और जो गोंड जाति का लड़का है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, दोनों का नाम मैंने नोट किया, तो उसने कहा कि नहीं हमको मोदी को हम लोग वोट दे रहे हैं, उसी ने कहा कि मोदी को वोट दे रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जो बोला उसमें कुछ जान है हमको लगता है। नहीं हो सकता है, दोनों के बातों को आप समझिएगा, तो ऐसे नहीं बोला, उसको भी फीडबैक होगा ना भाई, बिल्कुल, इसीलिए। अच्छा, अभी भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है
कि भाजपा को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि भाजपा जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, उतनी सक्षम नहीं थी, तो भाजपा उतनी सक्षम नहीं थी। हाँ, लेकिन आज बहुत सक्षम हो गई है। ये बहुत वायरल हो रहा है और काफ़ी इसके मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो भाजपा का वो प्रेसिडेंट है, वो कुछ भी बात बोलते हैं तो वो बात रिकॉर्ड, जैसे प्रधानमंत्री कोई भी बात बोलते हैं तो रिकॉर्ड होता है। ये इन्होंने बोल के क्या मैसेज दिया कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है आज के तारीख में आरएसएस, क्योंकि हम जिस समय की आप बात कर रहे हो उसमें वाजपेयी थे। वाजपेयी उतना सक्षम इसलिए नहीं थे कि उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोदी जी की तरह नहीं था, तो उसने खाली वाजपेयी को गाली नहीं दिया, उसने अडवाणी को ही बोला। उसने इवन मुरली मनोहर जो समय के जो भी नेता थे उसको तो एक कंट्रोवर्सी में ला दिया ना भाई, कि उस समय सक्षम नहीं थे इसलिए हमको सहारा लेना पड़ता, और उससे हम लोग सहारा लिए। लेकिन आज हम सक्षम हैं, हम अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं। तो भाई आरएसएस कहा कि आरएसएस अपना काम करे, आरएसएस जो है आइडियोलॉजिकल फ्रंट है, कल्चरल फ्रंट है, वो अपना काम करे, लेकिन हम लोग आज अपने तरीके से काम, ये बोल करके एक बॉम्बशेल छोड़ा है। अभी तक प्रतिक्रिया आरएसएस की नहीं आई है, जबकि उस ढंग से, जबकि ये कहा कि आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने बलबूते पर हैं, आज हम मजबूत हैं, इस सक्षम हैं कि जो हम लोग चला सकें। अब इसके बहुत तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, आइडियोलॉग, एक्सपर्ट, सब लोग ये कर रहे हैं। तो क्या ये आरएसएस से पिंड छुड़ाने का प्रयास है? हो सकता है। आपको मैंने पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आरएसएस के बंधन में मोदी जी नहीं हैं। अब मोदी जी स्वच्छंद हैं क्योंकि उनको इतना मेजॉरिटी आ रहा है। आई बात सही भी बोला, लेकिन इसके मायने बहुत अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए जी। तो मायने बहुत अलग अलग हो सकते हैं, और इन्हीं मायनों की पड़ताल होगी 4 जून को, जब मतदान के नतीजे सामने आएंगे। आज की बातचीत हम यहीं संपन्न करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।